हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा मौर्य एंड आप लोग देख रहे हो एड्यूनाइट WBBSC। दीदी, आप लाइफ साइंस के इस चैप्टर के साथ शुरुआत करने चली हैं और चैप्टर 1 आपने कंप्लीट ही नहीं करा। मैं जानती हूँ, लेकिन इतने सारे मुझे रिक्वेस्ट आ रहे थे, टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पर पर्सनली जो मेरे भाई बहन है वो मैसेज कर रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज कर रहे हो कि दीदी चैप्टर 2 कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, सेल डिविजन, माइटोसिस फेज डिफ़िकल्ट है, थोड़ा वो बता दीजिए। नर्वस सिस्टम थोड़ा कम डिफ़िकल्ट है, हम समझते हैं, लेकिन ये वाला तो पूरा ही खिचड़ी पका हुआ है दिमाग के अंदर। खिचड़ी पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है एंड लिटरली मैं एक सच बात बताऊँ, तुम्हारे लाइफ साइंस जब मैं पढ़ती थी तब तो हम लोग का पूरा ही था, सारा ही पूरा सिलेबस आता था। एंड इसमें तुम्हारा भी कोई फॉल्ट नहीं है कि सिलेबस कम हो गया दीदी, इसमें हमारा क्या गलती। आई नो तुम्हारा कोई गलती नहीं है, बट हम लोग के टाइम पे जब पूरा सिलेबस इंक्लूडेड था, उस दौरान जिस पार्ट से मुझे नफरत था वो लास्ट वाला टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी, मुझे वो अच्छा नहीं लगता था वो टॉपिक पर्सनली। लेकिन बाकी जितना पार्ट्स है जहाँ पे हम सेल डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम एवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, वो सारे टॉपिक्स मेरे बहुत मनपसंद टॉपिक्स है। ठीक है, सो दीदी टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। पहले आप ये बताइए कि इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। देखो बेटा, तुम अपने दिमाग में एक क्वेश्चन लेकर चलो, उस क्वेश्चन का आंसर करो और फिर इस टॉपिक के साथ शुरुआत करो। क्वेश्चन ये है बेटा कि ज़रा गौर से इस बात को ज़रा सुनना कि एक इंसान है, एक इंसान को ही जन्म कैसे दे देता है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक ह्यूमन बेबी को ही बर्थ देता है। वाई नॉट डॉग, वाई नॉट क्रोकोडाइल, वाई ओनली ह्यूमन। एंड अगर ह्यूमन भी जन्म दे रहा है दीदी, तो उसके 2 आंखें यही होनी है, उसके 2 कान यही होने हैं, 5 उंगलियां होनी है। ये सारे फीचर्स कैसे डिसाइड हो जाते हैं। एक कुत्ता का बच्चा जब पैदा हो रहा है तो वो बिल्कुल क्यूट सा एक पप्पी जैसा दिखाई देगा। ये कैसे तय हो रहा है, ये कैसे डिसाइड हो रहा है, कौन है जो ये सारी चीज़ों को डिसाइड कर रहा है। सवाल समझ में आ रहा है? तो दीदी सवाल से ही काफ़ी इंटरेस्ट जाग रहा है कि वाओ, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं कि आखिर ये आइडेंटिटी मेंटेन कैसे होता है, कैसे इंसान का बेटा इंसान ही हो जाएगा, इंसान की बेटी इंसान ही होगी, और अगर इंसान ही होगी तो बिल्कुल इसी प्रकार से दिखेगी। कुछ एक्सेप्शंस हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सवाल क्या माइंड में लेकर चलना है कि दीदी हाउ इज इट पॉसिबल दैट अ ह्यूमन इज गिविंग बर्थ टू अनदर ह्यूमन। एंड अगर ह्यूमन भी बर्थ दे रहे हैं तो सिर्फ ये डिटेल्स कैसे आ जा रही हैं कि आंखें यहाँ है, कान यहाँ है, स्किन का कलर ये होगा, वगैरह वगैरह। टॉपिक इंटरेस्टिंग है, चलो शुरुआत करते हैं। टॉपिक में सबसे पहले हम एक शब्द लिख रहे हैं जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट MCQ भी है। सेंटेंस लिख रहे हैं, नॉट शब्द, सेंटेंस लिख रहे हैं। सेल, सेल, इसके बारे में क्या एक सेंटेंस है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या मतलब है दीदी? जिंदगी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल है। क्या मतलब दीदी? इमेजिन करो तुम्हारे आसपास के दीवार को, आसपास तुम्हारे दीवार है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये दीवार किससे बना है, तो तुम बोलोगे दीदी ईंटों से, ब्रिक्स से बना है। उसी प्रकार तुम्हारे बॉडी का हर हिस्सा सेल से बना है। समझ पा रहे हो दीदी? दीवार का हर टुकड़ा ईंटों से बना है। वैसे ही हमारी बॉडी जो दिखता तो बहुत रिजिड है, असलियत में ये छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना है। तो क्या मैं बोल दूं, तुम्हारे बॉडी को स्ट्रक्चर देने वाला छोटा सा स्ट्रक्चर सेल है। द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ यानी जिंदगी। अभी आसान भाषा में समझो, तुम्हारा पूरा जिंदगी, तुम्हारा पूरा एग्जिस्टेंस, तुम्हारा पूरा बॉडी को स्ट्रक्चर देने वाला सबसे छोटा हिस्सा है सेल।
ठीक है दीदी। फंक्शनल मतलब जैसे एक इंसान बेटा खाता है, पीता है, जिंदा रहता है, खाते हैं, पीते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, बाथरूम, सुसु, पॉटी सब करते हैं हम लोग, वैसे ही एक सेल भी खाता है, पीता है, सुसु पॉटी करता है। एग्जैक्टली उस सेंस में मत ले लेना, बट अंडरस्टैंड द सिचुएशन। एक सेल भी खाता है, पीता है, जिंदा रहता है। सेल भी बहुत सारे फंक्शंस निभाता है बॉडी के। इसलिए एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तुम्हारे सामने पेश कर रही हूं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिंदगी का, तुम्हारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने वाला, तुम्हारे बॉडी का फंक्शन निभाने वाला हिस्सा कौन सा है? इट इज सेल। इट इज सेल। ठीक है। फिर एक और एमसीक्यू, सेल को पहली बार देखने वाले शख्स का नाम क्या है? देखो, इंसान जब से दुनिया में आए, जब से ऑर्गेनिजम्स दुनिया में आए, तब से सेल एग्जिस्टेंस में था, लेकिन पहली बार आंखों से देखने वाले शख्स कौन थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्हें सेल दिखाई दिया? तो उनका नाम याद रखना, तुम लोग पढ़े भी हो, रॉबर्ट हुक। तो दीदी रॉबर्ट हुक वो शख्स हैं, वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार सेल को देखा था। ठीक है। अब क्या दीदी और एक इंपॉर्टेंट बात बताइए। देखो बेटा, एक सेंटेंस लिख रही हूं, देखो। रुडोल्फ विर्शो, बहुत लोग इसको विर्चो बोलते हैं, तुमको जो बुलाना है बुलाओ। रुडोल्फ विर्चो, और यहां पे एक ओमनीस सेल्यूला ई सेल्यूला। क्या मतलब है दीदी इसका? तुम्हारे बुक में लिखा हुआ था, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। देखो बेटा, पहले के साइंटिस्ट्स को ऐसा लगता था कि जैसे आसपास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर है, इन सब कंबाइन होकर के एक सेल बनाते हैं। मतलब पहले के साइंटिस्ट्स को ऐसा लगता था कि नॉन लिविंग चीज़ जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, ये सब कंबाइन होते हैं और एक सेल बन जाता है। समझ पा रहे हो? नॉन लिविंग चीज से एक लिविंग सेल बन जाता है। ऐसे पहले के साइंटिस्ट मानते थे कि भैया जब दुनिया पे कुछ नहीं था तो ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था, पानी था, सब कुछ मिल गया और फाइनली बन गया एक लिविंग सेल। रुडोल्फ विर्शो ने कहा यह पॉसिबल नहीं है। रुडोल्फ विर्शो ने एक शब्द यूज किया, एक फ्रेज यूज किया रादर, उन्होंने कहा ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब होता है ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दीदी क्या मतलब है? ध्यान से सुनो मेरा बात। कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में कम से कम एडिट करूं, ठीक है, ताकि तुमको एग्जैक्टली फील हो कि तुम लिटरली मेरे सामने बैठे हो और पढ़ रहे हो। दीदी पहले के लोगों को लगता था कि नॉन लिविंग चीज जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें मिल करके बना देती हैं एक सेल। लेकिन रुडोल्फ विर्शो ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। रुडोल्फ विर्शो ने एक स्टेटमेंट दिया ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब होता है कि अगर आज तुम कोई एक सेल देख रहे हो, अगर आज तुम कोई एक सेल देख रहे हो तो वो पहले किसी एग्जिस्टिंग सेल से आया था, वो पहले किसी एग्जिस्टिंग सेल से आया था। मतलब आज अगर तुम्हारे सामने एक सेल पड़ा है तो ज़रूर इससे पहले एक सेल रहा होगा जिसके थ्रू ये आया है। ये वाला सेल अगर पड़ा हुआ है तो ज़रूर इसके पहले एक सेल रहा हुआ होगा जिसके थ्रू ये आया है। ऐसे ही सेल नहीं बन सकता, नॉन लिविंग चीज़ों से सेल नहीं बन सकता। ये बात रुडोल्फ विर्शो ने कहा था। इन्होंने कहा ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सारे के सारे सेल्स एक प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं। आज तुम अपने ज़िंदगी में ये एक सेल देख रहे हो तो ये किसी पुराने किसी सेल से आया होगा, ये सेल किसी पुराने सेल से आया होगा। तो दीदी रुडोल्फ विर्शो ने साफ तौर पे कह दिया कि जो भी तुम सेल देख रहे हो वो किसी पुराने सेल के थ्रू होता हुआ आया है।
ठीक है दीदी, बात समझ में आया? क्या क्या मैंने बोला? सेल जो है वो तुम्हारे बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा है, जो तुम्हारे बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। साथ ही साथ सेल को देखने वाले पहले शख्स का नाम है रॉबर्ट हुक। दीदी पहले के साइंटिस्ट मानते थे कि नॉन लिविंग चीज़ों से मिल करके एक लिविंग सेल बन जाता है, लेकिन रुडोल्फ विर्शो ने 1855 में कह दिया, एक स्टेटमेंट दिया, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब होता है कि अगर आज तुम एक सेल देख रहे हो तो वो ज़रूर किसी प्री एग्जिस्टिंग, पहले से मौजूद किसी सेल से पैदा होकर आया है। कोई पहले का मौजूद एक सेल रहा होगा, वो डिवाइड करके नया सेल बनाया होगा। ठीक है बेटा, आई होप ये क्लियर हुआ। अब थोड़ा समझते हैं टाइप्स ऑफ सेल। ओके बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल। अब ये मेरी बात ध्यान से सुनो। बचपन में तुम इन सेल्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते थे। क्लास 10 में ये सारे डिटेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो दीदी क्या 9 में पढ़ना ही नहीं चाहिए था? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अगर किसी को पता है तो उसका नॉलेज और इन्हांस हो रहा है, बट जो चीज़ें नहीं आएंगी हम उस पर ज़्यादा समय स्पेंड ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ये सेल खुद में अपना एक टॉपिक है, हम उतना टॉपिक ज़ाया नहीं करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस अगर पूछा जा सकता है तो डिफरेंस के फॉर्मेट में ही पूछ लिया जाएगा। ठीक है दीदी, देखो 2 टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले मेरी बात एक सुनो बेटा, अगर एक मान लो ये है प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब ऐसा कुछ ड्रॉ करती हूँ, मान लो ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल, तो इसका साइज इतना सा है। यूकैरियोटिक सेल उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज बहुत छोटा होता है और यूकैरियोटिक सेल का साइज बहुत बड़ा होता है। एक और बात ध्यान रखो, बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल डेवलप्ड नहीं है, एंशिएंट सेल है, पुराना सेल है। तो जो चीज़ें पुरानी होती हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती हैं, वो ज़्यादा इन्हांस्ड नहीं होती हैं। इसीलिए ऐसे भी याद रखो कि चूंकि दीदी ये पुराना सेल है, एंशिएंट सेल है, इसका साइज बड़ा तुच्छ सा है, छोटा सा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में एक यूकैरियोटिक सेल का साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है दीदी, तो पहला डिफरेंस तुम साइज का लिख लोगे, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज छोटा होता है, यूकैरियोटिक का बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अच्छा सेकेंड डिफरेंस क्या है? देखो बेटा, इतना तो आई होप कि तुम सब जानते हो कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो मैं पहले यूकैरियोटिक सेल का बता देती हूँ। देखो साइज का डिफरेंस पहला पॉइंट तुम लिख दोगे। सेकेंड पॉइंट डिफरेंस क्या है? एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होता ही है। न्यूक्लियस के बारे में क्यों बता रही है? बाकी सारी चीज़ें भी तो होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडीज होता है, सब कुछ होता है, लेकिन न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट हम देखेंगे। न्यूक्लियस हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं अभी। यूकैरियोटिक सेल में भगवान ने इस न्यूक्लियस के ऊपर सुरक्षा कवच चढ़ा के भेजा है। यूकैरियोटिक सेल में भगवान ने इस न्यूक्लियस के ऊपर सुरक्षा कवच चढ़ाकर भेजा है, और इस सुरक्षा कवच को याद करो, तुम लोग क्या बोलते थे? मेम्ब्रेन। तो चूंकि ये न्यूक्लियस के ऊपर सुरक्षा कवच है, इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बेटा ध्यान से सुन लो, ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास एक सुरक्षा कवच हो, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, ऐसे न्यूक्लियस को हम कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू यानी यहाँ पे ट्रू का मतलब सच्चा या झूठा नहीं, ट्रू का मतलब यहाँ पे है कि दीदी एक ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास सुरक्षा कवच या मेम्ब्रेन है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के पास सुरक्षा कवच होता है दीदी, इसीलिए हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस ट्रू वाला होता है। बट
बेटा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भगवान ने ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं दिया है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस ऐसा है जिसका कोई भी बाउंड्री नहीं है, कोई भी सुरक्षा कवच नहीं है। इसलिए न्यूक्लियस बड़ा ही, मतलब तुम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, ऐसा समझ नहीं पाओगे। सेल पड़ा होगा प्रोकैरियोटिक का और तुमको समझ में नहीं आएगा कि न्यूक्लियस कहाँ है, क्योंकि वो इतना मिल गया है सब में। भाई बाउंड्री होता तो ये समझ में आता, अच्छा ये न्यूक्लियस है, बाउंड्री ही नहीं है। तो दीदी, तो बेटा ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसे न्यूक्लियस को बोलते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यानी पुराना, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्लीज कोई ट्रू के जगह यहाँ फॉल्स ना लिख के चलाए, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो दीदी एक बार फिर से बता दीजिए। देखो बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहला डिफरेंस जो समझ में आता है वो है साइज का डिफरेंस। देखो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास कोई भी सुरक्षा कवच नहीं है। सुरक्षा कवच को हम बायोलॉजी में मेम्ब्रेन कहेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के पास कोई सुरक्षा कवच नहीं है, वहीं पे यूकैरियोटिक सेल के पास जरूरी है कि सुरक्षा कवच होता ही होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में चूंकि सुरक्षा कवच नहीं है न्यूक्लियस के पास, हम ऐसे न्यूक्लियस को बोलते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस। बट यहाँ पे चूंकि सुरक्षा कवच है, इसको बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस। देखो ना बेटा, ये बहुत डेवलप्ड है, तो यहाँ पे बहुत भगवान बहुत प्रोटेक्शन देगा कि अरे भाई मेरे डेवलप्ड सेल को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो न्यूक्लियस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर भगवान ने सुरक्षा कवच दे दिया है। थर्ड पे आ जाओ बेटा। न्यूक्लियस को छोड़ के भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं बेटा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है। अगर ये सारे नाम तुमने नहीं सुना है, माइटोकॉन्ड्रिया तो सुना ही होगा, तो अभी माइटोकॉन्ड्रिया ले लो। तो ज़रा देखो, सेल के अंदर मौजूद चीज़ों को, जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियस, इन सब को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो ये शब्द तुमको सुनने को मिलेगा। ऑर्गेनल्स सुन के घबरा नहीं जाना है कि दीदी ये ऑर्गेनल्स क्या होता है। ऑर्गेनल्स का बेटा सिंपल मतलब होता है सेल के अंदर पाए जाने वाले कुछ पार्ट्स। ठीक है बेटा। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, किसी के पास भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ले लो, न्यूक्लियस ले लो, अभी तो देखा ही तुमने, तुम राइबोसोम ले लो, किसी के पास भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में हम क्या लिख दें? सेल ऑर्गेनल्स के पास क्या मेम्ब्रेन होता है? तो दीदी इसमें आप क्रॉस लगा दीजिए। और दीदी क्या यहाँ होगा? बिल्कुल होगा बेटा, ये बहुत डेवलप्ड है, भगवान ने यहाँ बहुत सुरक्षा कवच दिया है, तो यहाँ मेम्ब्रेन होता है। तो 3 पॉइंट ही बता रही हूँ, 3 डिफरेंस काफ़ी है। अगर एग्जाम में आ जाए तो 3 डिफरेंस तुम लिख कर आओ बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है दीदी? बेटा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहला डिफरेंस है साइज का। प्रोकैरियोटिक बहुत छोटा होता है, यूकैरियोटिक बहुत बड़ा होता है। ठीक है दीदी। सेकेंड बात यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। और यहाँ पे न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन होता है, इसलिए इसको ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं। जितने भी और सेल ऑर्गेनल्स हैं, किसी के पास भी मेम्ब्रेन नहीं होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, बट यहाँ बेटा मेम्ब्रेन होता है। एक और बात यहाँ पे बोल देती हूँ, देखो प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा देखो, ये देखो एक सेल है ना, तो भगवान ने सोचा कि अब इनके सेल के अंदर मौजूद चीज़ों को मैं प्रोटेक्शन दे नहीं रहा हूँ, तो बाहर से मुझे कुछ प्रोटेक्शन दे देना चाहिए। तो देखो बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल में भगवान ने बाहर से बहुत अच्छा प्रोटेक्शन दे दिया है। इस प्रोटेक्शन को बोलते हैं, तुम लोग सुने भी होगे इसको, सेल वॉल, सेल का दीवार। ध्यान से देखो, ये सेल है और भगवान ने सोचा, मैं भी भगवान ही बोलूँगी बिकॉज आई बिलीव इन गॉड, आई डोंट नो व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट। देखो
भगवान ने सोचा कि मैं इस प्रोकैरियोटिक सेल बेचारे को ना ही न्यूक्लियस में कोई प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, ना ही सेल ऑर्गेनेल्स पे कोई प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर से एक प्रोटेक्शन लगा देता हूँ और इसको हम कहेंगे सेल वॉल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा सेल वॉल भगवान ने दिया है। हर प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होता ही होता है। दीदी यूकैरियोटिक सेल में, बेटा यूकैरियोटिक सेल में जो प्लांट वाला सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल में जो प्लांट वाला सेल होगा उसमें तो भगवान ने सेल वॉल दिया है, बट जो एनिमल जैसे हम में जो सेल है एनिमल सेल, उसमें कोई भी सेल वॉल नहीं है। बहुत लोग यहीं पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि दीदी प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल होता है। बिल्कुल बिल्कुल तुम सच सोच रहे हो, प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल होता है, एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक सेल होता है। तो दीदी प्रोकैरियोटिक में कौन से सेल्स आएंगे? भाई कोई वायरस ले लो, कोई बैक्टीरिया ले लो, ये सारे अलग कैटेगरी हैं। ये बहुत ही तुच्छ टाइप के बोल सकते हो तुम लोग सेल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा दीदी, तो डिफरेंस एक बार देख लें फिर से। देखो बार बार रिपीट कर रही हूँ, किसी को प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा स्किप कर लो। देखो अभी याद कर लो मेरे साथ, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल। दीदी प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहला डिफरेंस है साइज का। दूसरा डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, यानी न्यूक्लियस प्रिमिटिव है। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोटिक सेल में किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स के पास मेम्ब्रेन नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन होता ही होता है। अल्टीमेटली दीदी फोर्थ पॉइंट आपने बताया कि भगवान ने अगर अंदरूनी स्ट्रक्चर्स में, अंदरूनी सेल ऑर्गेनेल्स में प्रोटेक्शन नहीं दिया है, तो बाहर से भगवान ने सेल वॉल बना दिया है जो कि बाहर से सेल को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो कि प्लांट सेल्स होते हैं उनके पास सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता है। इज इट क्लियर बेटा? आएगा अगर 3 मार्क्स का तो तुम 4 पॉइंट लिख कर आ जाओगे शांति से। चलो देखो अभी तक तो आई होप तुमको चैप्टर बहुत अच्छा लग रहा होगा, और चैप्टर है भी सच में बहुत अच्छा। ध्यान से पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो, तुम्हारे को पढ़ाते पढ़ाते मेरा भी नॉलेज एनहांस ही हो रहा है। सबसे पहले दीदी आप ये समझाने की कोशिश कीजिए कि ये न्यूक्लियस है क्या भला। हम समझ ही नहीं पा रहे न्यूक्लियस को। देखो बेटा, जैसे तुम्हारे शरीर में तुम्हारा ब्रेन है, तुम्हारा ब्रेन बॉडी के हर हिस्से को इशारा करता है, कमांड करता है कि ये करना है वो करना है, वैसे ही तुम्हारा न्यूक्लियस भी सेल का दिमाग होता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना, डैश इज द ब्रेन ऑफ द सेल, सेल का दिमाग क्या है? सेल का दिमाग है न्यूक्लियस। दीदी इस चैप्टर में आप प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगी या यूकैरियोटिक सेल के बारे में? मैं इस चैप्टर में यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। प्रोकैरियोटिक के बारे में नहीं पढ़ना, क्योंकि प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल होता है, इतना कुछ नहीं है इसमें पढ़ने के लिए। यूकैरियोटिक थोड़ा सा इंटेंस होता है, ठीक है बेटा। तो याद रखना हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, याद रहेगा बेटा। ज़रा दीदी आप समझाइए तो ये न्यूक्लियस कैसा दिखता है एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर। देखो देखो बेटा, ये एक स्ट्रक्चर बनाओ, ये है बेटा सेल। यूकैरियोटिक सेल की बात करूंगी तो ये एक यूकैरियोटिक सेल है। इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ और इसके ऊपर फिर से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, फिर ऐसे कनेक्ट कर दो। बेटा ये जो अंदर मेरा हैंड मूवमेंट देखो, ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। फिर ये देखो बेटा जो बाहर की तरफ है, ये वाला, मेरा हैंड मूवमेंट देख लो, ये वाला, इसको बोलते हैं बेटा आउटर मेम्ब्रेन। तो दीदी अंदर वाला है इनर मेम्ब्रेन, बाहर वाला है आउटर मेम्ब्रेन। वैसे आपने ये बनाया क्या, आप समझाई नहीं बेटा। ये बना रही हूँ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बना रही हूँ, ठीक है।
तो ये है इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन। देखो तुमको दिखाई दे रहा है क्या, ये बीच में छेद है, गैप है, जहाँ से मैं उंगली डाल सकती हूँ। इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, थोड़ा अजीब लग रहा है, ज़्यादा ही गैप है, उंगली डाल सकती हूँ। बेटा इस गैप को बोलते हैं, ध्यान से देखना, न्यूक्लियर बॉम्ब, नहीं न्यूक्लियर पोर, पोर यानी छेद, न्यूक्लियर पोर। ठीक है बेटा, फिर क्या? देखो बेटा ध्यान से समझना एक बात, तुम देख रहे हो भगवान बहुत चालाक है। भगवान ने देखा कि भैया न्यूक्लियस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सिंगल मेम्ब्रेन नहीं डबल मेम्ब्रेन के साथ भेज दो। तो देखो तुमको ये न्यूक्लियस के ऊपर तुमको दो दो मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, एक इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है। अच्छा दीदी, बीच में है न्यूक्लियर पोर। बेटा अंदर एक डेंस कलर का एरिया होता है, ये क्या है दीदी? ये पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है, ये डेंस कलर का स्ट्रक्चर है बेटा न्यूक्लियोलस। ये डेंस कलर का स्ट्रक्चर है बेटा न्यूक्लियोलस। ये पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है, अंदर वाला है न्यूक्लियोलस। बार बार रिपीट करिए क्योंकि मैं कंफ्यूज होती थी बचपन में। ठीक है दीदी। बेटा इस न्यूक्लियस के अंदर ना ऐसे करके ऐसे धागे पड़े होते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बड़ा क्यूट सा मैगी जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है। इस थ्रेड लाइक नेटवर्क को, जालीदार पूरा नेटवर्क को हम कहते हैं क्रोमैटिन, क्रोमैटिन रेटिक्यूलम, क्रोमैटिन रेटिक्यूलम। ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर वाला इलाका, यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड। इस फ्लूइड को बेटा कहते हो साइटोप्लाज्म, कहते हो ना, बचपन में पढ़ा था। अब देखो मैंने स्मॉल लेटर्स का यूज़ कर लिया, तुम लोग प्लीज़ कैपिटल लेटर्स का यूज़ करना। ड्राइंग में कभी भी स्मॉल लेटर यूज़ नहीं करना है, अच्छा नहीं लगता है। यह है साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो दीदी न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड होगा उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। बेटा न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड होता है, न्यूक्लियस के ना अंदर भी लिक्विड है। अब मैं इसको लिक्विड को दिखा तो नहीं सकती, बट इमेजिन करो इस लिक्विड की ओर मेरा पॉइंट किया हुआ है। न्यूक्लियस के अंदर वाले लिक्विड को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन, बाहर एक लिक्विड प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म, और अंदर भी लिक्विड प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म। कभी कभी बच्चे इस शब्द से बचपन में बहुत कंफ्यूज होते थे। दीदी एक शब्द सुना है प्रोटोप्लाज्म, वो क्या होता है? बेटा कुछ भी घबराना नहीं है, बाहर के लिक्विड और अंदर के लिक्विड को अगर ऐड कर दो, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म अगर कर दोगे बेटा, तब तुम्हारा प्रोटोप्लाज्म हो गया। तो इस सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को एक साथ हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है बेटा। देखो बेटा असली कहानी ना, मैं बार बार बेटा बोल रहा हूँ ना, आई एम सॉरी। देखो असली जो कहानी है वो कहानी इस क्रोमैटिन रेटिक्यूलम की है। ठीक है। तो दीदी आपने न्यूक्लियस क्यों बताया? देखो क्रोमैटिन रेटिक्यूलम का लोकेशन तो देख लो, न्यूक्लियस के अंदर है। जो सेल का ब्रेन है न्यूक्लियस, उसके अंदर क्रोमैटिन रेटिक्यूलम है, कुछ भी नहीं है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसलिए मैंने तुमको बहुत अच्छे से बताया कि न्यूक्लियस कैसा दिखता है। तो अगर एग्जाम में तो खैर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर मान लो पूछ भी लिया कि न्यूक्लियस के पास कितने मेम्ब्रेन होते हैं, तो एक मत टिक करके आना। भगवान ने न्यूक्लियस को दो दो मेम्ब्रेन दिया, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन। आई होप दिस इज क्लियर बेटा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डीएनए के बारे में, कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे, जीन क्या होता है, और बहुत सारा जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है वो क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, एंड अगर अच्छा लगा तो कमेंट में बताओ कि दीदी समझ में आ गया सब कुछ फुल टू, एंड नेक्स्ट क्लास के लिए एक्साइटेड है। ठीक है, चलो बाय।